तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं ये किरचॉफ्स लॉ पढ़ रहे थे। और आज हम देखते हैं किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है। तो हेडिंग देते हैं आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का दो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं। पहला है व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज जो है हमको दो पढ़ना है। एक है बैलेंस ब्रिज और दूसरा है मेरा अनबैलेंस ब्रिज। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज में पहला ब्रिज जो है मेरा कौन सा ब्रिज है? बैलेंस ब्रिज। मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे पहला एप्लीकेशन हम देखते हैं बैलेंस ब्रिज। तो नंबर ए में हमको पढ़ना है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसका नंबर ए क्या है? बैलेंस ब्रिज। अब बैलेंस ब्रिज का कंडीशन क्या होता है हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है? In balanced Wheatstone bridge, there are four resistance are connected, R1, R2 and R3 as shown in the figure. Wheatstone bridge में चार रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये R1, R2, R3 एंड R4। किसी भी तरह लिखते P, Q, R, S भी लिख सकते हैं। और ये लगा हुआ है, ये पॉइंट है मेरा A, B, C, D। और A और B पॉइंट से एक हमने सेल कनेक्ट कर दिया जो मेरा आइडियल सेल है। इसका EMF P है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 0 है। और C और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। और गैल्वेनोमीटर का क्या काम है कि सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है, करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम करते क्या है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम क्या करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस, जिस ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस नहीं मालूम है उसके रेजिस्टेंस को हम व्हीटस्टोन ब्रिज से कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं बताते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन कहता है कि ये गैल्वेनोमीटर में करंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। मींस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। जब यहां से ये सेल कनेक्ट है, यहां से करंट I दिया तो हमने लेट कर लिया, इसमें करंट गया I1, इसमें गया I2 और यहां से इसमें जा रहा है। और यहां करंट का वैल्यू क्या है? 0 है। सो टोटल का टोटल करंट I1 किस में चला जाएगा? R3 रेजिस्टेंस में। फिर यहां से इसमें चला गया I2 और टोटल मिल करके यहाँ I हो गया। ये मेरा सर्किट कंप्लीट है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या होगा? अगर हम इस कंडीशन को जाने तो यहां आप देखो करंट A से कहां फ्लो कर रहा है? C। तो A का पोटेंशियल ग्रेटर होगा और C का पोटेंशियल क्या होगा? स्मॉल होगा। तो अगर ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा मेरा? VA माइनस VC इक्वल टू I1 R1। क्लियर है ये इक्वेशन 1। फिर अगर हम देखें VC माइनस VB मीन्स VC माइनस VB इक्वल टू I1 R3 इक्वेशन 2। अगर दोनों को अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2,
तो VA माइनस VC बाय VC माइनस VB का वैल्यू आएगा R1 बाय R3। इसको हमने ले लिया इक्वेशन थर्ड। क्लियर है? अब हम यहां से देखते हैं, अगर यहां से इस पॉइंट को देखें तो A से करंट फ्लो कर रहा है D, सो पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट D। तो इस सर्किट में क्या होगा, VA माइनस VD का वैल्यू क्या होगा, I2 R2 के इक्वल होगा, इक्वेशन 4। और VD माइनस VB अगर हम करें, VD माइनस VB ये भी होगा मेरा I2 R4, दिस इज इक्वेशन 5। अगर इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते इक्वेशन 5 से तो क्या इक्वेशन आएगा, VA माइनस VD बाय VD माइनस VB इज इक्वल टू R2 बाय R4। क्लियर है यहां तक? अब आप देखो, करंट गैल्वेनोमीटर में पास नहीं कर रहा है, मींस गैल्वेनोमीटर में करंट का वैल्यू 0 है, सिंस Ig इक्वल टू 0, सो पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। मींस यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। हम जानते हैं करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम होगा तो इस वायर में करंट का फ्लो 0 होगा। मींस दिया हुआ है इन डायग्राम Ig इज 0, सो Vc इज इक्वल टू Vd। तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन में, इसमें Vd के बदले में क्या लिख दें, Va माइनस Vd के बदले में Vc बाय, फिर Vd के बदले में क्या लिख दें, Vc बाय Vc माइनस Vb इक्वल टू R2 बाय R4। इसका हम नाम ले लिया इक्वेशन 6। अब आप देखो इक्वेशन 6 और इक्वेशन थर्ड का LHS सेम है। जितना LHS इक्वेशन थर्ड का है उतना ही LHS इक्वेशन 6 का है। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 6 वी गेट R1 बाय R3, R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4। या हम बोल सकते हैं R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। जब इसका बाय इसका और इसका बाय इसका रेशियो बराबर हो जाएगा, या R1 बाय R2 या इक्वल टू R3 बाय R4, तब इसमें करंट पास नहीं करेगा। करंट पास नहीं करेगा मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये दोनों किस में आ जाएगा, सीरीज में। ये दोनों भी किस में आ जाएगा, सीरीज में। एंड बोथ आर इन पैरेलल मींस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। जब R1 बाय R3 और R2 बाय R4 का रेशियो सेम हो जाएगा तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं करेगा। या R1 बाय R2 और R3 बाय R4 की वैल्यू अगर G इक्वल हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं करेगा। आप चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये मेरा पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहाँ पे 4 8 और यहाँ पे 2 4 गिवन है। तो पूछ रहा है A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इसका बाय इसका रेशियो क्या होगा, 1/2 और इसका बाय इसका रेशियो क्या होगा, 1/2। इसीलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल। या 4/2 का रेशियो क्या होगा, 2। 8/2 का भी रेशियो क्या होगा, 2। इसीलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में। 8 4 कितना ओम हो जाएगा, 12 ओम। फिर 4 2 कितना ओम, 6 ओम। फिर दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 12 into 4 to 6, 12 into 6 by 18, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 12 ओम होगा। क्लियर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा,
12 ओम होगा, मींस दोनों का रेशियो सेम था, तो ये गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं कर रहा था। तो हम क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया ये दोनों को सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज एंड बोथ आर इन पैरेलल, कैलकुलेट कर लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया 4 ओम। अगर इसी क्वेश्चन में हमको दे देता ये मेरा 3 ओम है, तब ये दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अब देखो आप 3/8 2/4 या 3/2 और 4/8 का वैल्यू सेम नहीं है, मींस दोनों का रेशियो सेम नहीं है, तो अब दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो जब दोनों का रेशियो सेम नहीं रहेगा तो वैसे ब्रिज का नाम होता है अनबैलेंस ब्रिज। और अनबैलेंस ब्रिज का कंडीशन क्या होगा तो हम देखते हैं, जब रेशियो इक्वल नहीं होगा तब क्या करेंगे, हम देखते हैं अनबैलेंस ब्रिज का केस क्या होगा। सेकेंड नंबर में क्या है अनबैलेंस ब्रिज, हम यहाँ पे देखते हैं, ये मेरा 4 रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को लेट कर लिया R1, ये रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इसको लेट कर लिया हमने R2, ये है मेरा R3, ये है R4, और ये कि गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने G ही लेट कर लिया, और यहाँ पे एक सेल है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और सेल का ईएमएफ E है। क्लियर है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा A B C D F G, अब यहाँ से I करंट जा रहा है, यहाँ भी I, अगर इसमें I1 चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा I माइनस I1, फिर इसमें भी करंट जाएगा यहाँ पे IG, यहाँ पे कितना बचेगा I1 माइनस IG। अब यहाँ टोटल करंट दोनों मिल करके इसमें आ जाएगा, इस वायर में कितना I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG। अब ये करंट मिल करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा I माइनस I1 प्लस IG, फिर प्लस I1 माइनस IG प्लस IG कैंसिल, I1 कैंसिल, सो टोटल करंट क्या हो गया I। अब मेरा ये सर्किट क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। अब A और B पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लूप लॉ लगाते हैं। लूप लॉ पढ़े थे क्या, द टोटल सम ऑफ करंट इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। तो हम यहां से लूप लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं लूप A D B G F, मींस इस लूप का इक्वेशन क्या होगा, लूप A D B G F। आप देखो F एंड A D B G F, A ये क्लोज लूप हो गया, ऐसे ऐसे यहां से यहां से यहां से यहां से, और स्टेटमेंट बताए थे along the direction of current potential is negative and opposite to the direction of current potential is positive। तो A से B जा रहे हैं तो along जा रहे हैं, तो यहां से यहां का पोटेंशियल होगा माइनस I1 इंटू R2। क्लियर है। फिर यहां का पोटेंशियल होगा माइनस I1 प्लस IG इंटू R4, ये कितना है R4 है। फिर यहां से यहां आ रहे हैं, ये क्या है, यहां भी करंट अलोंग द डायरेक्शन माइनस I स्मॉल r, ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्जिंग का ईएमएफ पॉजिटिव होता है इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया मेरा लूप A D B G F का। अगर हम इस इक्वेशन का लूप लिखें, लूप A C B G F A C B G F A का, तो यहां से यहां जा रहे हैं, क्या होगा माइनस I1 R1, फिर यहां से यहां जाएंगे तो माइनस I1 माइनस IG इंटू R3, फिर इस पाथ में रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ है माइनस I स्मॉल r, और ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग का ईएमएफ प्लस E इज इक्वल टू 0। ये इस लूप का इक्वेशन हुआ। अब हम लूप लिख सकते हैं, लूप
ए सी डी ए और लूप ए सी डी ए का इक्वेशन क्या होगा, ए सी डी ए का, तो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस आई वन आर वन, माइनस आई वन आर वन, ये माइनस आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी। अब आप यहां देखो डी से आ रहे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल इज पॉजिटिव, यहां हो जाएगा प्लस आई वन माइनस आई वन, आई माइनस आई वन इंटू ये कितना है आर टू इक्वल टू क्या होगा 0। ये किस लूप का इक्वेशन हो गया, लूप ए सी डी ए का। अगर हम बोले आपको ये लूप सी सी डी बी सी, लूप सी डी बी सी, सी डी बी सी, आपकी मर्जी सी बी डी सी भी लिख सकते हो, जैसे मन वैसे हम लूप ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन पे ध्यान रखना है। अगर सी से डी जा रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन मींस माइनस आई जी इंटू जी, फिर ये अलोंग द डायरेक्शन जा रहे हैं तो माइनस करंट कितना है इसमें आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू आर फोर, क्लियर है। अब ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, प्लस आई वन माइनस आई जी इंटू आर थ्री इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये सारे लूप का इक्वेशन हो गए, क्लियर है। ये था मेरा अनबैलेंस ब्रिज। अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे आपको, क्लियर है, मिटा दें ये अनबैलेंस ब्रिज मीन्स हमने व्हीट स्टोन ब्रिज का देखा, दो पार्ट था, एक बैलेंस ब्रिज और एक अनबैलेंस ब्रिज। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ R1 एंड R2 एज शोन इन द फिगर। R1 और R2 का रेशियो बताना है, जो डायग्राम दिया हुआ है। ये एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे है, ये है मेरा दिया हुआ 2 ओम 6 ओम, यहाँ पे मेरा है 3 ओम और ये मेरा दिया हुआ है, ये वैल्यू R1 है और इसमें Ig का वैल्यू गिवन है 0 है। फिर सेकेंड डायग्राम है, सेकेंड डायग्राम है इस तरह से गिवन है और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है और यहाँ भी Ig का वैल्यू 0 है और ये 9 ओम है, 9 ओम 3 ओम 12 ओम और ये R2 है। कहता R1 और R2 का वैल्यू क्या होगा बताइए। अभी आपको बताएं इसका बाय इसका, इसका बाय इसका रेशियो सेम अगर हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा 0। आप कर दो 3/R1 इक्वल हो जाएगा, ये मेरा कितना है 2/3, 2/6 है ये। सो R1 इक्वल टू 6 इंटू 3/2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 ओम मीन्स R1 का वैल्यू कितना हो जाता 9 ओम हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं R2 का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका बाय इसका, इसका बाय इसका या इसका बाय इसका, इसका बाय इसका रेशियो क्या होगा सेम। R2/12 इक्वल टू हो जाएगा 9/3। सो R2 इक्वल टू 12 इंटू 9/3, 3 3 जा 9, 36 ओम होता। और क्वेश्चन में कह रहा है R1/R2, R1/R2, R1 का वैल्यू 9, ये 36, 1/4। सो योर आंसर इज 1:4। क्लियर है यहाँ तक। चले आगे, चलते हैं आगे, ठीक है यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम एक देखें, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बैलेंस ब्रिज का। जब ब्रिज अनबैलेंस होगा तो किरचॉफ का लूप लॉ लगा देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ R1 एंड R2 एज शोन इन द फिगर। डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है, क्लियर है, यहाँ पे लगा हुआ है R1 और ये मेरा दिया हुआ है 9 ओम और यहाँ पे है 4 ओम और यहाँ पे है 6 ओम और ये एक सेल से कनेक्ट है और सेल मेरा है 3 वोल्ट का।
ठीक है। दूसरा डायग्राम है, ये एक सेल है और यहाँ पे ये मेरा है 8 ओम का, ये है 12 ओम का और ये है 6 ओम का और यहाँ पे मेरा दिया हुआ है R2 और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है और दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर में Ig का वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी Ig का वैल्यू 0 है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आया था, तो आप कैसे बनाओगे? ये भी सेल मेरा कितना है, 3 वोल्ट का है। आप देखो ये डायग्राम तो क्लियर है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दिया ABCD, किसके किस बीच में सेल लगा हुआ है, AB के बीच में, तो AB के बीच में सेल लगा हुआ है तो हम AB इसको लिख देते हैं यहाँ पे। और किसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, CD के बीच में। तो मीन्स अगर हम इसको बाहर कर दें, उस डायग्राम को मॉडिफाइड कर दें, उस डायग्राम को मॉडिफाइड करें तो A यहाँ है और B यहाँ है, यहाँ पे D है, यहाँ पे क्या है, C है। अब देखो आप C और D के बीच में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, तो हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। अब हम क्या करते हैं, C और A के बीच में, तो C और A के बीच में क्या लगा हुआ है, 6 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ से यहाँ कितना लगा हुआ है, 12 ओम का रेजिस्टेंस। C से B क्या लगा हुआ है, C से B लगा हुआ है R2 जो कैलकुलेट करना है। और B से D क्या लगा हुआ है, 8 ओम का। और A से B के बीच में सेल लगा हुआ है। अब देखो ये बैलेंस स्वीट स्टोन ब्रिज बन गया। अब हम यहाँ से R1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 4/6 इक्वल टू हो जाएगा R1/9। यहाँ तक तो क्लियर है, 4/6 इक्वल टू R1/9। तो R1 का वैल्यू क्या आ जाता, 4 × 9/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। R1 का वैल्यू कितना आएगा, 6 ओम। अब यहाँ पर भी क्या होगा, इसका बाय इसका रेशियो बराबर, या इसका बाय इसका रेशियो बराबर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 6/12 इक्वल हो जाएगा R2/8। सो R2 इक्वल टू 6 × 8/12, 6 दूना 12, 2 चक 8 मीन्स 4 ओम होता। देयरफॉर R1/R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/4 मीन्स 3/2, देयरफॉर 3:2। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ का मीटर ब्रिज क्या है। ठीक है, आज हमने देखा व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मीटर ब्रिज क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय। कौन था?